So friends, the product of the day is motor insurance. Let's start the session now. I hope you remember what we discussed yesterday. So we will start it from the new calculations, new chapter, or at the advanced stage, and we are not going to repeat that. But of course, wherever required and you want me to explain, I'll do explain it. तो आपकी लैंग्वेज में बात करता हूँ आपसे। आज हम रेटिंग पैरामीटर्स ले रहे हैं। मोटर इंश्योरेंस में किसी भी व्हीकल का इंश्योरेंस करने से पहले कुछ आपको रेटिंग पैरामीटर्स को देखना होगा, और ये रेटिंग पैरामीटर्स क्या हैं, इनको आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। I'll share with you. I think you can see them now. Is it visible to all of you? Can you see the presentation? Okay. So see, these are the rating parameters. क्या है? क्यूबिक कैपेसिटी या ग्रॉस व्हीकल वेट, ये दो अलग अलग चीज़ें। क्यूबिक कैपेसिटी प्राइवेट व्हीकल्स में और पैसेंजर कैरिंग व्हीकल में होता है। GVW गुड्स कैरिंग कमर्शियल व्हीकल्स में होता है। एज ऑफ द व्हीकल यानी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से काउंट होता है। जोन किस जोन में रजिस्टर हुआ है उसके हिसाब से प्रीमियम लागू होता है। सिटी कैपेसिटी केवल PCC में लागू होता है। बाकी प्राइवेट व्हीकल्स में जहाँ ज़रूरत है या क्लेम के टाइम पर यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि सीटिंग कैपेसिटी से ज़्यादा तो नहीं है। और इंश्योर डिक्लेयर्ड वैल्यू। अब ये सारे पैरामीटर जब तक आपके पास रेडी नहीं होंगे, आप किसी भी व्हीकल का प्रीमियम कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे। आई रिमेंबर कल के दो क्वेश्चंस मेरे पास पेंडिंग है, एक तो जोन्स और एक बंडल व्हीकल्स। आज दोनों को टेकअप करेंगे, हम दोनों को लेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले आप ये समझें कि प्राइवेट कार में कितने तरीके की पॉलिसी दी जा सकती है। एक एनुअल पॉलिसी है, ये एनुअल पैकेज पॉलिसी हो सकती है और लायबिलिटी पॉलिसी हो सकती है। लायबिलिटी जहाँ सब थर्ड पार्टी दी जा रही है, पैकेज जहाँ कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज पॉलिसी दी जा रही है। लॉन्ग टर्म बंडल पॉलिसी है, ये न्यूली परचेज व्हीकल्स के लिए दी जाती है, जिसमें कि 1 साल का ओडी और 3 साल का TP प्रीमियम लिया जाता है। फॉर न्यू व्हीकल्स ओनली और न्यू प्राइवेट कार्स ओनली। स्टैंड अलोन ओन डैमेज ओनली, जहाँ आपकी 1 साल का ओडी खत्म हो गया है, पॉलिसी आपकी थर्ड पार्टी की 3 साल की कवरेज है, तो आपको रिमेनिंग 2 ईयर्स में स्टैंड अलोन ओडी कवरेज लेना पड़ेगा। तो वो ओडी प्रेफरेबली उसी कंपनी से लेना चाहिए, लेकिन अगर किसी दूसरी कंपनी से भी लिया हुआ है तो भी पॉलिसी का पर्पस हो जाता है। तो ये प्राइवेट कार को इतनी तरीके की पॉलिसी दी जा सकती है। टू व्हीलर के केस में एनुअल पैकेज पॉलिसी, वही कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी रहेगी या थर्ड पार्टी पॉलिसी रहेगी। प्रेफरेबली आप कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी दें, क्योंकि कस्टमर्स को पता नहीं होता कि थर्ड पार्टी में क्या कवर होता है और पैकेज पॉलिसी में क्या कवर होता है। तो ये इस इल्यूजन ही ना रहे, भ्रम ही ना रहे, और अल्टीमेटली व्हीकल की सारी लायबिलिटी कवर हो जाए, इसलिए पैकेज पॉलिसी देना ही एडवाइजेबल होता है। लॉन्ग टर्म बंडल पॉलिसी हर न्यू व्हीकल के लिए, चाहे वो बाइक हो, स्कूटर हो, मोपेड हो, 1 ईयर प्लस 5 ईयर TP, 1 ईयर OD प्लस 5 ईयर TP, ये उसका बंडल है। जहाँ प्राइवेट कार में 1 ईयर OD 3 ईयर TP था, यहाँ 1 ईयर OD 5 ईयर TP है। तो जब 1 ईयर OD एक्सपायर हो जाता है तो फिर स्टैंड अलोन ऑन डैमेज ओनली पॉलिसी ली जाती है, जो कि लगातार 4 साल लेनी होगी। उसके बाद रेगुलर पॉलिसी ली जा सकती है, या लॉन्ग टर्म पॉलिसी 2 साल या 3 साल के लिए ओल्ड व्हीकल्स के लिए ली जा सकती है। वो ऑप्शन भी अवेलेबल है टू व्हीलर में। फिर टाइप ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स में आते हैं, तो एनुअल पैकेज पॉलिसी तो होती है,
अब ये एनुअल पैकेज पॉलिसी भी हो सकती है, लायबिलिटी पॉलिसी भी होती है। लेकिन कमर्शियल व्हीकल्स में कोई भी व्हीकल ओनर सिर्फ लायबिलिटी ओनली पॉलिसी लेना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि व्हीकल की कॉस्ट ज़्यादा होती है, प्लस चांसेस ऑफ एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, बिकॉज दैट इज ए हैवी व्हीकल आइदर यूज फॉर द गुड्स कैरिंग और फॉर द पैसेंजर कैरिंग। तो उसकी मोबिलिटी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, कॉस्ट ज़्यादा है, इसलिए ये हमेशा एडवाइजेबल होता है कि एनुअल पैकेज पॉलिसी ही दी जाए। अब जहाँ प्रीमियम कैलकुलेशन का सिस्टम है वो इस पैटर्न पर लागू होता है। ये पैटर्न आप समझिए। सबसे पहले बेसिक ओन डैमेज प्रीमियम लिया जाता है, उसमें से टैरिफ डिस्काउंट माइनस किया जाता है, फिर नो क्लेम डिस्काउंट माइनस किया जाता है, फिर उसमें थर्ड पार्टी प्रीमियम ऐड कर लिया जाता है, और फिर उस पर सर्विस एप्लीकेबल सर्विस टैक्स हो जाता है। इसमें एक चीज़ मिसिंग है कि अगर किसी कस्टमर ने एड ऑन कवर्स भी लिए हैं तो एड ऑन कवर भी उसके ओडी प्रीमियम में ही शामिल होगा, थर्ड पार्टी प्रीमियम में शामिल नहीं होगा। तो जहाँ सर्विस टैक्स लगा करके जो टोटल प्रीमियम कस्टमर से चार्जेबल है वो आफ्टर सर्विस टैक्स आता है। एंड एप्लीकेबल सर्विस टैक्स टुडे इज 18% GST व्हाट यू कॉल इट। तो वो भी मोटर व्हीकल पर लागू होता है। अब जो फैक्टर्स हैं प्रीमियम रेटिंग के, अगर हमें टू व्हीलर की प्रीमियम रेटिंग निकालनी है तो हमें क्या क्या चीज़ देखनी होगी। सबसे पहले IDV, फिर क्यूबिक कैपेसिटी, जोग्राफिकल जोन, फिर एज ऑफ द व्हीकल। ये चारों चीज़ें हमें रेडी चाहिए। अगर ये रेडी हैं तो प्रीमियम निकालने में 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। तो कैसे रेडी रखें इसको? टू व्हीलर के लिए अगर जोग्राफिकल जोन की बात करें तो सिर्फ 2 जोन होते हैं। पहला जोन जो ए है उसमें 9 सिटी हैं, 8 है अदर, 4 मेट्रो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, और 8 बड़े सिटी जिनमें हैदराबाद, बेंगलोर, पुणे और अहमदाबाद। ये सिर्फ 8 सिटी जोन ए में आते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया जोन बी में आता है। तो अगर इन 8 प्लेसेस में से किसी भी RTO से आपका न्यू परचेज व्हीकल रजिस्टर्ड है तो उस पर जोन ए की रेट लगेगी। इन 8 के अलावा कहीं से भी ऑल इंडिया में खरीद लीजिए आप, जोन बी की रेट लगेगी। ये जोन समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जोन ए के प्रीमियम रेट्स और जोन बी के प्रीमियम रेट्स में डिफरेंस है, और ये डिफरेंस ओडी प्रीमियम का है, TPS से। तो इसलिए जोन इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपका कम्युनिकेशन एड्रेस कुछ भी हो सकता है, आप रहने वाले कहीं के भी हो सकते हैं, लेकिन अगर व्हीकल रजिस्ट्रेशन इन 8 सिटीज में से है तो जोन ए का रेट लगेगा। गुड्स कैरिंग कॉमर्शियल व्हीकल जो होते हैं उनमें कुछ अलग अलग कैटेगरी भी होती है। जैसे ट्रांसपोर्ट व्हीकल हम सबको बोलते हैं, पब्लिक सर्विस व्हीकल, गुड्स कैरेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बस और प्राइवेट सर्विस, ये सब ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो गए, चाहे वो GCC भी है, PCC भी है। लेकिन अनलेडन जो वेट होता है, अनलेडन वेट ऑफ द व्हीकल और ट्रेलर इंक्लूडिंग ऑल इक्विपमेंट्स ऑर्डिनरीली यूज्ड विद द व्हीकल और ट्रेलर व्हेन वर्किंग एक्सक्लूडिंग द वेट ऑफ द ड्राइवर। ये जो अनलेडन वेट है ये व्हीकल का बिना किसी सामान के जो वेट है, बोलता GVW ग्रॉस व्हीकल वेट, यानी कि द टोटल वेट ऑफ द व्हीकल एंड लोड सर्टिफाइड एंड रजिस्टर्ड बाय द रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी। इसको RRW भी बोलते हैं, GVW भी बोलते हैं। ये हर व्हीकल के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में लिखा रहता है। आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ उसमें चेक करना है कि कितना इसका GVW है। GVW से ये पता लग जाता है कि ये LCV है, यानी लाइट कमर्शियल व्हीकल है। अगर 7,500 किलोग्राम तक का है तो 7,500 किलोग्राम से 12,000 किलोग्राम तक का है तो ये मीडियम कमर्शियल व्हीकल है, और उससे ऊपर का है तो ये हैवी कमर्शियल व्हीकल है। तो ये क्लासिफिकेशन इसलिए किया जाता है जिससे पता लग जाता है कि कितने टन की गाड़ी है। ये केवल गुड्स कैरिंग कमर्शियल व्हीकल्स में होता है। जोन्स अगर मैंने आपको टू व्हीलर का बताया है तो जोन ए और बी हो गए, लेकिन रिमेनिंग व्हीकल के जोन प्राइवेट कार के लिए और टू व्हीलर के लिए तो 2 जोन है, लेकिन कमर्शियल व्हीकल्स के लिए 3 जोन है।
और इसमें एक एक्सेप्शन भी है, प्राइवेट कार, मोटराइज्ड टू रिक्शा और कॉमर्शियल व्हीकल्स रेटेबल अंडर सेक्शन 4CA1 एंड C4, यानी कि जो टैक्सी कैब है 6 सीटर तक की, उसको भी 2 जोन तक ही शामिल किया गया है। वो प्राइवेट कार और 2 व्हीलर की कैटेगरी में आ जाती है। तो जहाँ जो 2 जोन हैं वहाँ तो जोन ए में 8 सिटी और जोन बी में रेस्ट ऑफ इंडिया, लेकिन बाकी जितने भी कमर्शियल व्हीकल्स हैं, गुड्स कैरिंग कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर कैरिंग कमर्शियल व्हीकल, इन सब के लिए 3 जोन लागू होंगे। ये 3 जोन में क्या है, जोन ए में केवल 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी होंगे, जिनको चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई जोन ए। मतलब रजिस्ट्रेशन अगर इन 4 जगहों पर हुआ है तो वो व्हीकल का प्रीमियम रेटिंग जोन ए के हिसाब से होगा। जोन बी में और अदर स्टेट कैपिटल्स, सारी कैपिटल्स जोन बी में आ जाएंगी और जोन सी में रेस्ट ऑफ इंडिया। तो ये 3 जोन कॉमर्शियल व्हीकल्स के लिए लागू होंगे। बाकी प्राइवेट कार और 2 व्हीलर्स के लिए केवल 2 जोन ही रहेंगे। केवल कैब का एक एक्सेप्शन है, वो भी शामिल हो जाएगा उसमें। और जहाँ 2 जोन होंगे वहाँ पर जोन ए की रेट में 8 सिटी से रजिस्ट्रेशन होगा, रेस्ट ऑफ इंडिया बी में होगा। तो ये रहा जोन। अब आते हैं प्रीमियम के कैलकुलेशन पर। सपोज आपको 2 व्हीलर का प्रीमियम निकालना है। ये आईडीबी मैं इसलिए रिपीट नहीं कर रहा हूँ कि मैंने आपको कल बता दिया था कि आईडीबी कैसे लिया जाता है। इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, यानी कभी भी न्यू परचेज वैल्यू या इनवॉइस वैल्यू पर इंश्योरेंस नहीं किया जाता। उसमें से आईडीबी की जो टेबल है उसका 5% इमीडिएटली डिडक्ट करके फिर उस पर जो वैल्यू आती है उस पर इंश्योरेंस किया जाता है। आईडीबी का मतलब है करंट मार्केट वैल्यू, आईडीबी का मतलब है सम इंश्योर्ड, आईडीबी का मतलब है इंश्योरेंस कंपनी की मैक्सिमम लायबिलिटी। आईडीबी के मायने ये हैं कि जो परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन आपको शोरूम प्राइस में से डिडक्ट होगा वो हर साल बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि व्हीकल की वैल्यू हर साल डाउन होती चली जाएगी। अगर आपने मार्केट में देखा हो, आप अपना कोई व्हीकल सेल करने जा रहे हैं तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि कौन से साल का मॉडल है, रेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है। आप उसे यूज़ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी गाड़ी नई रखी है, पुरानी रखी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। गाड़ी की जो रीसेल वैल्यू है वो उसके मॉडल से डिसाइड होगी। 5 साल पुरानी है, 10 साल पुरानी है, 2 साल पुरानी है, 1 साल पुरानी है, क्योंकि उस पर आईडीबी हर साल कट रहा है। एक्स शोरूम प्राइस पर परसेंटेज माइनस हो रहा है, उस पर इंश्योरेंस हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि उसमें करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू पर उसका बीमा हो रहा है। आईडीबी अपने पास रेडी होनी चाहिए, तभी प्रीमियम कैलकुलेट हो पाएगा। आईडीबी है, सीसी रजिस्ट्रेशन में से ले लेंगे आप, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में से ले लेंगे, उठा लीजिए। तो अगर आपको सीसी देखनी है 2 व्हीलर की तो रजिस्ट्रेशन देख लिया, एज ऑफ द व्हीकल रजिस्ट्रेशन देख लिया, जोन मैंने अभी आपको बता दिया, सीटिंग कैपेसिटी भी रजिस्ट्रेशन में लिखी रहती है। मैक्सिमम केसेस में 1+1 ही होती है 2 व्हीलर की कैपेसिटी, 1+1 ही रहेगी। आईडीबी आपने देख लिया। अब प्रीमियम से आप कैलकुलेशन पर आते हैं। तो मोटराइज्ड 2 व्हीलर का प्रीमियम रेटिंग का पैटर्न क्या रहेगा। सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपको प्रीमियम कैलकुलेशन करने के लिए ये चार्ट अवेलेबल कराया जाता है। इस चार्ट में जिस तरीके से प्रीमियम डिस्प्ले किया हुआ है वो आपको समझना है कि पैटर्न है क्या। फॉर एग्जाम्पल, एक नई गाड़ी है, यामा, तो अप टू 5 ईयर्स में आ गई। पुरानी गाड़ी होगी 6 to 10 ईयर्स में आ जाएगी या 10 ईयर्स में आ जाएगी। अब यामा की कितनी सीसी है, 150 सीसी की है या 150 से 350 सीसी की है या अब 350 सीसी की है, ये सीसी हो गई। और क्योंकि 2 व्हीलर के केवल 2 ही जोन होते हैं, जोन ए और जोन बी, तो कौन से जोन में रजिस्टर्ड है। हमारे यहाँ नई गाड़ी है
और 151 सीसी से ज़्यादा की है। आपने उसको दिल्ली से खरीदा है तो दिल्ली जोन ए में आ गया, 150 से ज़्यादा सीसी हो गई, नई गाड़ी अप टू 5 ईयर्स पर आ गई। इसका मतलब 1.793 से आपको IDV मल्टीप्लाई कर देना है, आपका OD प्रीमियम आ जाएगा, बेसिक प्रीमियम आ जाएगा। कोई पुरानी गाड़ी है, मान लिया 7 साल हो गई, आपने बुलेट खरीद ली 7 साल पुरानी, और मान लिया वो 375 सीसी की है, 400 सीसी की है, और आपने सिर्फ किसी छोटे शहर से ही खरीदी है, जैसे मान लिया जोधपुर से खरीदी, तो कैसे प्रीमियम कैलकुलेट करेंगे? अब 350 से ज़्यादा सीसी है पहली चीज़, छोटा शहर यानी जोन भी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं। 6 साल से ज़्यादा है तो आपको रेट लेनी होगी 1.936। अब इसको आप IDV से मल्टीप्लाई कर देंगे, एब्सोल्युटली सिंपल, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये आएगा आपका OD प्रीमियम। थर्ड पार्टी प्रीमियम कैसे लेंगे? वही गाड़ी की सीसी देखनी होगी, गाड़ी 75 सीसी की है, 150 सीसी तक की है, 350 सीसी तक की है, उससे ऊपर की है। तो 1 साल का प्रीमियम लेना है तो ये 1 साल का प्रीमियम कैलकुलेट किया हुआ रखा है, यहाँ एज उठा लेना है। 3 साल का लेना है, 3 साल का ये कैलकुलेट किया हुआ रखा है। 5 साल का लेना है, 5 साल का मिल जाएगा चार्ट में। लेकिन इसमें भी 2 क्लासिफिकेशन कर दिए गए हैं। 2 क्लासिफिकेशन इसलिए किए गए हैं कि आजकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी आ गए हैं, तो ये तो जो रेट ले रहे हैं आप ऊपर वाली है तो नॉन इलेक्ट्रिकल की है। अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल है तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में सीसी नहीं देखी जाएगी, सीसी के अंदर क्यूबिक कैपेसिटी नहीं देखी जाएगी, वहाँ देखा जाएगा कितने किलोवाट की बैटरी है, क्योंकि बैटरी से चलती है वो। तो 30 यानी 3 kW की है, 3 किलोवाट की है, 3 to 7 किलोवाट की है, 7 to 16 किलोवाट की है, और उससे ज़्यादा की है। ये एनुअल पॉलिसी का प्रीमियम हो गया, 3 साल का प्रीमियम। यानी थर्ड पार्टी प्रीमियम आपको ये देखना है कि व्हीकल इलेक्ट्रिकल है या नॉन इलेक्ट्रिकल है। OD का तो चाहे कैसा भी व्हीकल हो एक ही रहेगा रेट। तो बोथ OD एंड TP रेट of annual policy will be multiplied by the policy tenure। 5 साल के लिए तो 5 साल से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मेन चीज़ क्या हुई इसमें कि गाड़ी का आपने सबसे पहले सीसी देखी, कितने सीसी की है, या सीसी नहीं है उसकी इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो फिर आपने KW देख लिया। तो सीसी तो RC में वैसे भी होगी चाहे किसी भी हो, KW इस पर्पज के लिए है कि बैटरी से चल रही है। गाड़ी के मैन्युफैक्चरिंग से उसकी ईयर निकल आई, कौन से जोन में रजिस्टर हुआ है उससे जोन A या B निकल आएगा। तो OD प्लस थर्ड पार्टी दोनों का प्रीमियम चार्ट हो गया, इसमें से आपने प्रीमियम उठा लेना है। तो फिर कैलकुलेट कैसे करना है, ये पैटर्न देखिए। अगर आपके पास सारे इंफॉर्मेशन रेडी है तो आपको 2 मिनट नहीं लगेंगे। इन्फॉर्मेशन आपको पहले रेडी करके रखनी है। जैसे मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, बजाज डिस्कवर बाइक है, रजिस्ट्रेशन डेट है 1/4/2020, गाड़ी की सीसी है 125, नो क्लेम बोनस 35% ऑलरेडी चल रहा है या देना है। नो क्लेम बोनस आपको 35% देना है। डी टैरिफ डिस्काउंट आपकी कंपनी ने परमिट कर दिया कि आप इसमें 40% तक दे दीजिए। गाड़ी जोन बी में रजिस्टर हुई है, यानी 8 मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं हुई है, और गाड़ी की करंट IDV केवल 50,000 है। अब ये सारी इंफॉर्मेशन आपके हैंडी है, बिल्कुल आपके पास है, ये आपने बिल्कुल नोट किया हुआ है कि IDV 50,000 लेनी है, 40% डी टैरिफ डिस्काउंट देना है, 35% LCV देना है, 125 सीसी की गाड़ी है, 1/4/2020 का मैन्युफैक्चरिंग मॉडल है, बजाज डिस्कवर बाइक है, 2 व्हीलर है, प्रीमियम कैलकुलेट करना है। अब आपने प्रीमियम कैलकुलेट करने गए
तो आपने देखा 2020, इसका मतलब अब 24 है, तो 1 ईयर टू 5 ईयर में आएगा। जोन बी है और 125 सीसी है, तो इसका मतलब यहाँ आपने देखा तो जोन बी 150 सीसी तक में आ गया, 5 साल तक की कैटेगरी में आ गया, तो आपने रेट उठा लिया 1.676। अब इससे इसको आईडी भी ऑलरेडी आपकी 50,000 की निकली हुई है, ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, आपका प्रीमियम आ गया ओडी का 838। ये ओडी का प्रीमियम आ गया। अब अपन स्लैब वाइज चलेंगे। स्लैब वाइज कैसे, मैंने आपको दिखाया ये। सबसे पहले आप ओडी प्रीमियम लीजिए, फिर डिटेल डिस्काउंट दे दीजिए, फिर नो क्लेम बोनस दे दीजिए, एड ऑन प्रीमियम है तो जोड़ दीजिए, नहीं है तो थर्ड पार्टी प्रीमियम लीजिए, उस पर टैक्स दोनों को मिला करके टैक्स लगा दीजिए, आपका प्रीमियम कैलकुलेट हो गया। तो आपने सबसे पहले यहाँ आपको 40% डिटेल डिस्काउंट देने की परमिशन है, तो आपने माइनस कर दिया 830 में से। जो आया उसमें से 35% आपने एनसीबी माइनस कर दिया। जो प्रीमियम आया उस पर अगर कोई एड ऑन है तो जोड़ दिया, नहीं है तो छोड़ दिया। थर्ड पार्टी प्रीमियम उठाना है आपको। अब क्योंकि ये पेट्रोल गाड़ी है, 125 सीसी तक की गाड़ी है, तो आपने कैसे उठाया प्रीमियम? 75 सीसी से 150 सीसी तक का 1 साल का 740 प्रीमियम ले लिया। 5 साल का होता था, उसको 5 साल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपने 714 प्रीमियम लिया। इसके बाद कंपलसरी पीए, ओनर कम ड्राइवर। तो ओनर कम ड्राइवर का प्रीमियम 15 लाख रुपए की जिसकी रिस्क कवर है, आजकल फिक्सर 315 है। ये 315 रुपये लेते ही 15 लाख की ओनर कम ड्राइवर की रिस्क कवर हो जाती है। अब इसको भी टोटल कर लिया, दोनों को, इन दोनों को यहाँ टोटल ले लिया, 326.82 1029, इस पर 18% जीएसटी लगाया और आपकी गाड़ी का प्रीमियम आ गया। सिंपल कैलकुलेशन, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। एक एक चीज़ बड़ी क्लैरिटी से समझ में आती है। आपको सिर्फ एक काम करना है कि ये 5-6 चीज़ें ऊपर रेडी निकाल के रख लेनी है। अगर ये आपकी रेडी है तो प्रीमियम कैलकुलेट करने में 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, क्योंकि प्रीमियम कैलकुलेटर तो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, उसमें आपको सिर्फ ये फिगर फीड करनी है बस। कौन सी गाड़ी है, कौन सी रजिस्ट्रेशन डेट है, कितने सीसी की है, क्या एनसीबी देना है, क्या डिटेल डिस्काउंट देना है, क्या उसकी आईडी है, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा कोई काम है ही नहीं। अब इसी को न्यू टू व्हीलर बंडल पॉलिसी देनी है। प्रीमियम कैलकुलेशन देखिए, बेसिक ओडी मान लिया उसका, ये डिटेल है गाड़ी। व्हीकल सुजुकी एक्सेस 125, इनवॉइस डेट 2022 का मॉडल हो गया, एक्स शोरूम प्राइस 67,000 हो गया, इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज 10,000 रुपये की, दिल्ली से रजिस्टर हुआ है आरटीओ से, इसका मतलब जोन एक है। तो बेसिक ओडी जब हमारी 63,650 है, क्योंकि 67,000 में से 5% माइनस हो गया। ये तो एक्स शोरूम प्राइस है, आईडी भी नहीं है। एक्स शोरूम प्राइस का मतलब इनवॉइस वैल्यू है, तो इनवॉइस वैल्यू पर जब आप बीमा करेंगे तो 5% माइनस करना पड़ेगा। आपने 63,650 ले लिया, उस पर प्रीमियम रेट मल्टीप्लाई किया, 1.708 का प्रीमियम आ गया आपको। इलेक्ट्रिकल एक्सेसरी का आपका 10,000 रुपये का है, उसका भी 5% कम हो गया, 9,500 पर 4 रुपये की रेट के हिसाब से ये प्रीमियम आ गया। नील डैप अगर वो लेना चाहते हैं तो 0.3% उस पर प्रीमियम है, वो ले लिया। ये नील डैप एड ऑन कवर हो गया, डिस्काउंट हो गया। इसके बाद बेसिक टीपी का प्रीमियम हो गया, कंपलसरी पीए 5 साल का 315/5, दोनों का टोटल कर लिया, 18% जीएसटी लगा दिया, आपका टोटल प्रीमियम। सेम फॉर्मेट। अब इसके बाद चलते हैं, एक और एग्जांपल ले लीजिए प्रीमियम कैलकुलेशन के लिए टू व्हीलर का, जिससे आपको कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं है। सबसे पहले 5 चीज़ें हैंडी रखिए।
स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है, रजिस्ट्रेशन डेट 2019 है, सीसी 110 है, एनसीवी 25% देना है, डिटेल डिस्काउंट 40% देना है, आईडीवी मान लिया 35,000 है। तो आपने प्रीमियम रेट देखा था उसमें चार्ट में आपका 1.676 आया, क्योंकि पुरानी गाड़ी है, जोन बी में रजिस्टर्ड है, केवल 110 सीसी की है। उसको आपने 35,000 से मल्टीप्लाई किया, आपका प्रीमियम सिर्फ 586 आया। डिटेल डिस्काउंट इस पर 40% दे दिया, उसके बाद 25% एनसीवी दे दिए। थर्ड पार्टी प्रीमियम 714 लिया, प्लस पी कंपलसरी पी ए 315 ले लिया। इन दोनों का टोटल किया, 18% जीएसटी लगा दिया। प्रीमियम रट जाएगी, आपको 1-2 कैलकुलेशन कर लोगे तो आपका सारा सिस्टम रट जाएगा। लेकिन एक ही काम करना है आपको, ये इन्फॉर्मेशन रेडी रखनी है। बुलेट है, रजिस्ट्रेशन डेट 2016 है, सीसी 349 है, 349 यानी 350 में आ रहा है। एनसीवी 50% देना है, डिटेल डिस्काउंट 50% देना है। जोन बी में आईडीवी 1,25,000 है। तो जोन बी का रेट तो वही है 1.676। गाड़ी पुरानी है इसलिए 5 साल तक, सीसी भी 350 तक है। तो उसको मल्टीप्लाई किया 1,25,000 से, प्रीमियम आ गया। 50% आपको डिटेल डिस्काउंट देने की परमिशन मिल गई, तो आपने आधा कर दिया उसको। उस पर फिर 50% उसका एनसीवी चल रहा है, तो 50% से फिर आधा कर दिया। एड ऑन कवर कोई लिया नहीं। टीपी प्रीमियम 1366 350 वाली कैटेगरी में आएगा। सीपीए कंपल्सरी पर्सनल एक्सीडेंट फिक्स 315, दोनों को मिलाया 18% एसटी जीएसटी लगाया, प्रीमियम आ गया। 1-2 कैलकुलेशन की जरूरत है, बस मास्टर हो जाओगे इसको आएगा। मिसलेनियस स्पेशल टाइप ऑफ व्हीकल्स का भी ओडी रेट्स, टीपी रेट्स, कई चार्ट। लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज पॉलिसी के लिए पैटर्न क्या होता है प्राइवेट कार के लिए। कि प्राइवेट कार के लिए अगर आपको रेटिंग करनी है, ये प्राइवेट कार का सिस्टम है, ये टू व्हीलर का सिस्टम है, ये पीसीसी का सिस्टम है, ये सबके पैटर्न बना दिया है और इस तरीके से चार्ट तैयार कर दिए गए, इस तरीके से कैलकुलेटर भी तैयार कर दिया गया है। क्योंकि फॉर्मूला वही है, सबसे पहले आपको डिटेल डिस्काउंट देना है, फिर एनसीवी देना है, फिर एड-ऑन का प्रीमियम जोड़ लेना है, फिर थर्ड पार्टी प्रीमियम निकालना है, कंपलसरी पर्सनल एक्सीडेंट लेना है, दोनों को मिला देना है, 18% जीएसटी चार्ज कर देना है, आपका प्रीमियम निकल आता है। अब ये सीपीए जो है कंपलसरी पर्सनल एक्सीडेंट 315 रुपये पर पर्सन है, चाहे प्राइवेट कार हो या टू व्हीलर हो। 3 ईयर्स के लिए 865 हो गया, 5 ईयर्स के लिए 1350 हो गया। इसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि लाइबिलिटी फिक्स है 15 लाख की। 15,000 की जो लाइबिलिटी है उसमें 1 पैसा कम होगा ना 1 पैसा ज़्यादा होगा। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से लागू हुआ है, हाई कोर्ट के ऑर्डर से, और तब से जब से ऑर्डर लागू हुआ है तब से एज इट इज चला आ रहा है, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं किया गया। अब ये न्यूली एडेड इलेक्ट्रिक सेगमेंट थर्ड पार्टी के रेट्स हैं, तो इलेक्ट्रिक सेगमेंट में थर्ड पार्टी का जो रेट होगा वो उसके सीसी के हिसाब से नहीं होगा, उसकी बैटरी के हिसाब से होगा। बैटरी कितने किलोवाट की है, गाड़ी कोई सी भी हो, आपको चार्ट में से प्रीमियम उसके किलोवाट बैटरी के हिसाब से उठा लेना है। फिर आता है प्राइवेट कार में भी आपको क्या क्या चाहिए, सेम आईडीवी, क्यूबिक कैपेसिटी, ज्योग्राफिकल जोन, एज ऑफ द व्हीकल, और प्राइवेट कार के भी वही 2 जोन होते हैं, जोन ए और जोन बी। यहाँ बस एक ही चीज़ है कि अगर ये प्राइवेट कार कॉमर्शियल पर्पज के लिए ली जा रही है और रजिस्टर्ड सीटिंग कैपेसिटी 5+ बनी है, 6 सीटर तक ही है, तो भी उसको इसी में शामिल कर लिया गया, जोन ए और जोन बी में, उसको कॉमर्शियल कैटेगरी में डाला गया। बस ये एक एक्सेप्शन है। तो उसके जोन 3 नहीं होंगे, 2 ही होंगे बस। और जोन ए और बी दोनों के डिफाइंड हैं। 8 मेट्रोपॉलिटन सिटी जोन ए में,
बाकी सारा इंडिया जोन बी में। तो कैसे देखेंगे प्रीमियम रेट कार की, प्राइवेट कार की? यहाँ सीसी तो ज़्यादा होगी ना, क्योंकि टू व्हीलर की तो कम होती है। अब यहाँ सीसी स्टार्ट हो रही है 1000 सीसी तक के लिए, 1000 से 1500 सीसी तक के लिए, और 1500 से ज़्यादा। एज वही है 5 ईयर्स, 6 to 10 ईयर्स और 10 ईयर्स एंड अबव। जोन भी वही है, जोन ए और जोन बी। थर्ड पार्टी का सिस्टम भी वही है। अगर फ्यूल पेट्रोल या डीजल है तो थर्ड पार्टी नॉन इलेक्ट्रिकल व्हीकल में आ जाएगा, चाहे 1 साल का लें या लॉन्ग टर्म का लें, 3 साल का भी ले सकते हैं। नया होगा तो 3 का ही लेना होगा, क्योंकि नए में 3 साल का आपके बंडल पॉलिसी देना कंपलसरी है न्यू व्हीकल, न्यू प्राइवेट कार के लिए। टू व्हीलर के लिए, न्यू व्हीकल के लिए 5 ईयर की टीपी लेना कंपलसरी है, उसके बाद आप रूटीन में आ जाइए। अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल है तो प्रीमियम किलोवाट की बैटरी के हिसाब से होगा। 3 ग्रुप है इसके भी। 30 कार के लिए, क्योंकि कार की बैटरी भारी होगी, वहाँ 3 किलो की थी टू व्हीलर में, यहाँ 30 किलो की, 30 से 65 किलो की है, फिर उससे 65 से ज़्यादा की है। लेकिन प्रीमियम इलेक्ट्रिक व्हीकल का थर्ड पार्टी का कम है, ये आपको देखने वाली बात है, टू व्हीलर में भी और प्राइवेट कार में भी। जैसे अगर पेट्रोल डीजल से चलता है और गाड़ी 1000 सीसी की है तो 1 साल का प्रीमियम सिर्फ 2095 है। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रिक बैटरी से चल रहा है तो 1780। तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के केस में थर्ड पार्टी का प्रीमियम और कम हो जाता है, ये देखने वाली बात है, और बहुत डिफरेंस आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने प्राइवेट कार है, कोई बड़ी गाड़ी है 1600 सीसी की है, और आप नई गाड़ी है तो आपने 3 साल का प्रीमियम ले लिया उसका पेट्रोल डीजल गाड़ी के लिए 24,596 रुपये। लेकिन अगर यही गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो प्रीमियम से 20,907 ही रह जाता है। तो ये डिफरेंस समझने वाला है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के केस में प्रीमियम और कम हो जाता है, रिस्क कम हो जाती है, माना जाता है। तो इस तरीके से ये प्रीमियम कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसी में एक एग्जांपल देख लीजिए। न्यू प्राइवेट कार है, बंडल पॉलिसी देनी है आपको। कार का नाम है डेटसन गोल्ड प्लस। इनवॉइस वैल्यू खरीदी है गाड़ी यानी 2022 को। एक्स शोरूम प्राइस है 4,81,924। 50,000 की इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज हैं और आरटीओ जयपुर से रजिस्ट्रेशन कराया गया है। ये आपको डिटेल है, अवेलेबल है। अब इस डिटेल के हिसाब से आपने क्या निकाला, बेसिक ओडी आपको लेनी है तो एक्स शोरूम प्राइस जो दी है उस पर 5% माइनस करना पड़ेगा। 481924 है, आपका 5% माइनस करके आ गया 457828। इस पर आपने, क्योंकि ये न्यू कार है, डेटसन है, न्यू का 1 to 5 ईयर्स की कैटेगरी में जयपुर से रजिस्ट्रेशन हुआ, यानी कि जोन बी का रेट 3.04 है। तो 3.04 से आपने इस बेसिक को मल्टीप्लाई कर दिया, ओडीपी में आ गया आपको। नई आपने इलेक्ट्रिक एक्सेसरीज भी लिया 50,000 की, और सभी 5% माइनस किया तो एक्सेसरीज का रेट 4% है, उसका प्रीमियम आ गया। नीलडैप कवर आप लेना चाह रहे हैं तो नीलडैप कवर का रेट कार के लिए, प्राइवेट कार के लिए 0.55% है, और वही उसी पर आईडीवी पर ही लगेगा। ये प्रीमियम आ गया आपका। नीलडैप को फर्स्ट 5 ईयर के लिए दिया जा सकता है। प्राइवेट कार के केस में 0.55% का रेट है। टू व्हीलर का आपने देख लिया। अब डिस्काउंट इस पर 50% दिया, डिटेल डिस्काउंट, आपका प्रीमियम आ गया। फिर आपने बेसिक टीपी प्रीमियम जोड़ लिया इसमें, कंपलसरी पीए ले लिया 3 साल का, दोनों का टोटल कर लिया। टोटल प्रीमियम आया, उस पर 18% जीएसटी ले लिया,
चाहे उसको बाइफरकेट करके दिखा दीजिए, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, चाहे टोटल 18% करके दिखा दीजिए, ये आपका प्रीमियम कैलकुलेट होगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल प्रोसीजर, लेकिन अंडरस्टैंडिंग की बात है, एक बार आपकी समझ में आना चाहिए। एक और एग्जांपल ले लीजिए, स्विफ्ट कार है, पेट्रोल से चलने वाली है, 2020 की रजिस्ट्रेशन डेट है, 1250 सीसी की है, एनसीवी 35% देना है, डिटेरिव डिस्काउंट 70% देना है, जोन बी की है, आईडीवी 4,80,000, ठीक है। अब जोन बी का 1250 सीसी यानी 1000 से 1500 वाले ग्रुप में आ जाएगी। 1000 से 15 वाले का जोन बी का 5 साल तक का रेट 3.191%। तो आईडीवी आपने ले रखा 4,80,000, मल्टीप्लाई किया तो रेट आ गया। अब इस पर डिटेरिव डिस्काउंट आपकी कंपनी ने परमिट कर दिया आपको 70% दे दी, तो इतना तो आपने 70 दे दिया। एनसीबी उसका एंटाइटलमेंट है, जितना उसका अर्न किया है 35% है तो 35% दे दीजिए, कोई एड ऑन कवर है ही नहीं। बेसिक प्रीमियम 3416 है, वो किस लिए है? क्योंकि आपने 1000 से 1500 सीसी वाली गाड़ी का जोन बी का प्राइवेट कार का एटीपी प्रीमियम उठा लिया उसमें से। सीपीए 1 साल का 315। अब अगर आप कोई पेड ड्राइवर रखे हुए हैं गाड़ी, तो लीगल लायबिलिटी टू पेड ड्राइवर के 50 रुपये चार्ज होंगे। आप अननेम्ड पैसेंजर्स के लिए रिस्क कवर कराना चाहते हैं तो 50 रुपये पर पर्सन हो जाएगी, लेकिन उसमें एक रेस्ट्रिक्शन है, गाड़ी की रजिस्टर्ड कैपेसिटी तक के लिए ही होगा। जैसे गाड़ी 4+1 है, स्विफ्ट 4+1 है, तो आपने ड्राइवर का प्रीमियम तो पहले ही ले लिया 50 रुपये। अब 4% का आप 50 रुपये के हिसाब से 200 रुपये और ले सकते हैं, 200 रुपये आपने वो ले लिया। तो अननेम्ड पैसेंजर्स की भी रिस्क होगी। अननेम्ड पैसेंजर का मतलब है कभी आपकी फैमिली जा रही है, फ्रेंड जा रहे हैं, दोस्त जा रहे हैं, उनको कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो उनकी रिस्क कवर होगी ऑटोमेटिक। पीए कवर, दोनों का टोटल किया और दोनों का जीएसटी कर दिया, तो कंपलसरी पर्सनल एक्सीडेंट, लीगल लायबिलिटी टू पेड ड्राइवर, ये भी इसमें जोड़ दिया गया। इस तरीके से प्राइवेट कार का प्रीमियम निकला है। और एक एग्जांपल ले लीजिए, i20 गाड़ी है, 2017 मॉडल है, 1249 सीसी की है, 45% एनसीवी देना है, डिटेरिव डिस्काउंट 70% देना है, जोन ए की गाड़ी है, यानी 8 सिटी में से किसी एक में रजिस्टर हुई है, आईडीवी 3,75,000 रुपये लेना है, लीगल लायबिलिटी टू पेड ड्राइवर देना है यानी 50 रुपये लेने हैं, PA2 पैसेंजर भी देना है, 5 पैसेंजर्स, क्योंकि 5+1 सीटिंग कैपेसिटी है, तो ड्राइवर आपने ले लिया एक, 5 को और देना है। कैसे निकालेंगे प्रीमियम? वही आपने बेसिक उठाया टेबल में से 3.447, आईडी भी आपका पहले से निकला हुआ रखा है 3,75,000, मल्टीप्लाई कर दिया, प्रीमियम आ गया। पहले डिटेरिव डिस्काउंट दे दीजिए, कंपनी कह रही है 70% तक दे दीजिए, 70% दे दिया। फिर एनसीवी दे दीजिए, उसका एंटाइटलमेंट 45% का 45% दे दिया। एड ऑन कुछ भी लिया नहीं। बेसिक थर्ड पार्टी प्रीमियम चार्ट के हिसाब से 3416 है। पीए ओनर ड्राइवर 1% का 315 है। लीगल लायबिलिटी पेड ड्राइवर 50 रुपये ले ली, लेकिन आपने 5 पैसेंजर्स का पीए प्रीमियम भी लेना है, नेम ड्राइवर का 50 रुपये के हिसाब से 250 रुपये ये ले ली, दोनों का टोटल किया, प्रीमियम आ गया जीएसटी लगा के। सिंपल कैलकुलेशन। और चाहे तो एक और एग्जांपल देखें, स्कॉर्पियो का 2016 की रजिस्टर्ड 2330 सीसी, एनसीवी 50% चल देना है, डिटेरिव डिस्काउंट 65% देना है, जोन बी है, आईडीवी 7,50,000 है, प्राइवेट कार है, डीजल कार,
ILV 7,50,000, स्कॉर्पियो है, CC 2330 है, जोन बी से रजिस्टर्ड है, NCV 50%, टी डिस्काउंट 65%, लीगल लायबिलिटी टू पे ड्राइवर नहीं देना है, पैसेंजर प्रीमियम देना है 6% का, अनलिमिटेड दे दी, कोई चेंज नहीं आएगा। 2016 का है, यानी 5 साल से ज़्यादा हो गया, 5 से 7 बार वाले का स्लैब है 3.51%, 7.5 लाख की ILV से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, प्रीमियम आ गया। कंपनी कह रही है 65% टी डिस्काउंट दे दिया आपने, उसका एंटाइटलमेंट है 50% NCV चल रहा है, दे दिया आपने, एडवांस कवर कोई है ही नहीं। थर्ड पार्टी प्रीमियम आया 7897, क्योंकि गाड़ी 2330 CC की है, यानी 1500 CC से ज़्यादा वाली है, 3000 वाली तक में आता है। CPA 315, लीगल लाइबिलिटी टू पे ड्राइवर नहीं लेना है, लेकिन PA टू अननेम्ड पैसेंजर 6% का लेना है, 300 रुपये ले लिया। प्रीमियम आपका दोनों का टोटल करके 18% GST से आ गया। अब ये इसी को अगर यूँ समझें कि ये प्राइवेट कार टैक्स यूज PCCB अप टू 6, तो भी जोन 2 ही लगते, और बाकी सब कुछ भी एज इट इज ही रहता। लेकिन डिफरेंस कहाँ था? प्रीमियम चार्ट, क्योंकि PCCB 4 व्हीलर्स 6 पैसेंजर्स एंड 3 व्हीलर्स 17 पैसेंजर तक, PCCB में क्या खास बात होती है कि पर पैसेंजर PMB चार्ज किया जाता है। वो पर पैसेंजर उसकी सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से होता है, उसकी सीटिंग के, समझ आ रहा है ना सबको? तो जो पर पैसेंजर प्रीमियम चार्ज किया जाएगा उसका भी आपको चार्ट मिलेगा। उस चार्ट में जोन A, जोन B, जोन C, क्योंकि PCCB का मतलब क्या हुआ? पैसेंजर कैरिंग कॉमर्शियल व्हीकल है, तो कॉमर्शियल व्हीकल के 3 जोन हो गए, केवल उस टैक्सी को 6 पैसेंजर तक की को छोड़ के, बाकी सबके लिए 3 जोन हो गए। अब 3 जोन्स में, तीनों जोन आपको पता है, पहले जोन में केवल 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, दूसरे में सारी कैपिटल्स हैं, तीसरे में रेस्ट ऑफ इंडिया है। लेकिन यहाँ व्हीकल की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से आपको ये पता करना है कि इसकी सीटिंग कैपेसिटी कितनी है। प्रीमियम उसकी सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से लगना है, जैसे अप टू 18 पैसेंजर्स, 18 to 36, 19 to 36, 37 to 60, 60 एंड अबव। अब जोन A की है मान लिया व्हीकल, तो जोन A में गाड़ी कितनी पुरानी है? 5 साल तक की है, 5 से 7 और 7 से ऊपर, तो उसी हिसाब से प्रीमियम लग गया। मान लिया कि कोई ट्रैवलर है, 25 सीटर टेम्पो ट्रैवलर, तो पैसेंजर कैरिंग हो गया। अब इसका आपने 1680 प्लस 460, 450, ये प्रीमियम हो गया, ये प्रीमियम ले लिया पहली चीज, क्योंकि जोन A का है। जोन B का हुआ तो उसमें से ले लीजिए, जोन C का है तो उसमें से ले लीजिए। PCCB 4 व्हीलर TP रेट्स, स्कूल बस का इतना है, अदर बसेस का इतना है, ये दे रखा। इसी तरीके से OD रेट्स PCCB 4 व्हीलर के, 6 व्हीलर के, ये यहाँ चार्ट में दिए हुए। अब चार्ट में दे दिए, लेकिन आप उसको कैटेगरी ऑफ व्हीकल वाइज देखेंगे, जोन देखेंगे, ईयर देखेंगे, उसके OD और TP की रेट ले लेंगे। तो कई जगह आपने देखा होगा 2 व्हीलर भी रेंटल पर दिए जाते हैं। जैसे आप कभी गोवा जाइए और गोवा में आप 2 व्हीलर हायर कर लीजिए, उसको जो प्लसेज आपको घूमने जाना चले जाइए,
अब हायर पे जो व्हीकल दिया जाएगा इसका मतलब यह है कि उसका कॉमर्शियल यूज हो रहा है, तो उसका इंश्योरेंस फिर कॉमर्शियल कैटेगरी में किया जाएगा। तो टू व्हीलर भी कॉमर्शियल कैटेगरी में इंश्योरेबल होता है, उसकी रेट फिर इंश्योर आपको टू व्हीलर वाली कॉमर्शियल देंगे। ये चार्ट दिया हुआ है। रेट थोड़ी बढ़ जाएगी क्योंकि उसका फ्रीक्वेंट यूज हो गया, पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट ज़्यादा हो गई, लेकिन उसके मेक मॉडल डिज़ाइन सब कुछ तो वही है। वो डिटेल सारी आपने आरसी से ले लेनी, बस उसका यूज चेंज हुआ है, इसलिए यूज के चेंज के हिसाब से उसकी रेट बढ़ गई। तो रेट जो प्रोस्क्राइब्ड है वही लेनी है। मान लिया कि अंडर 50 सीसी तक का ये स्कूटर है, 5 साल से कम का भी है। अब अगर वो प्राइवेट यूज वाला होता तो उसकी रेट हो सकता है 1.314 होती, कॉमर्शियल का हो गया तो 1.794 होगा। इतना फर्क आएगा बस, बाकी सब कुछ वही। टीपी रेट भी बढ़ गए इसके, तो दोनों चीज़ों का फर्क आ गया। लेकिन आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं लेना है, चार्ट में जो रेट दिए हैं वही करना है। इसी तरीके से जीसीसी भी है, गुड्स कैरिंग कमर्शियल व्हीकल। अब इसके लिए डिफरेंस क्या रहेगा, जोन 3 हो गए कमर्शियल व्हीकल, आईडीवी का पैटर्न वही है, जीवीडब्ल्यू का पैटर्न वही है, जोग्राफिकल जोन का पैटर्न वही है, एज ऑफ द व्हीकल वही है। जोग्राफिकल जोन 3 हो गए, एज ऑफ द व्हीकल आरसी में मिल जाएगी आपको, जीवीडब्ल्यू आरसी से मिल जाएगा आपको। इनवॉइस वॉल्यूम पर 5 साल तक की टेबल में जितने साल पुरानी है उतने साल का परसेंटेज रख करके आपको आईडीवी निकाल लेनी है। ये जीसीसीबी का टैरिफ है। क्या टैरिफ है ये भी समझ लीजिए। अदर देन 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर है यहाँ, प्राइवेट कैरियर, पब्लिक कैरियर। मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी कि सारे कमर्शियल व्हीकल 2 तरीके के होते हैं, चाहे वो गुड्स कैरी करने के लिए काम आ रहा हो या वो पैसेंजर कैरी करने के काम आ रहा हो। आपको देखना ये है कि वो प्राइवेट कैरियर है, पब्लिक कैरियर है। प्राइवेट कैरियर की रेट हमेशा कम होगी, पब्लिक कैरियर की हमेशा ज़्यादा होगी। उसका कारण क्या है कि प्राइवेट कैरियर कम चलेगा, पब्लिक कैरियर ज़्यादा चलेगा। जो कम चलेगा उसकी रिस्क कम रही, पब्लिक कैरियर की रिस्क ज़्यादा होगी। सारे कमर्शियल व्हीकल हैं ये, पैसेंजर कैरियर हो या गुड्स कैरियर हो, तो 3 जोन हो गए। एज वाइज अप टू 5 ईयर्स, 5 to 7, 7 एंड अबव। तो ये परसेंटेज उठाया आपने और आईडीवी से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसके जीवीडब्ल्यू के हिसाब से उसका टीपी प्रीमियम आएगा। जीसीसीबी अदर देन 3 व्हीलर थर्ड पार्टी रेट्स। तो जो थर्ड पार्टी रेट होता है, पहले क्या होता था, कोविड से पहले 2022 लास्ट हुआ था, हर साल टीपी रेट रिवाइज करता था आईआरटी। अभी लास्ट रिवीजन हुआ है 2022 में, उसके बाद कोई रिवीजन नहीं हुआ, तो 2022 वाला ही चल रहा है। हालांकि रेट बढ़ने चाहिए क्योंकि थर्ड पार्टी लायबिलिटी हर साल बढ़ जाती है इंश्योरेंस कंपनियों की, और थर्ड पार्टी लायबिलिटी बढ़ इसलिए जाती है, कोर्ट्स अमाउंट का अवार्ड बढ़ा देते हैं क्योंकि लोगों की इनकम बढ़ रही है और एक्सीडेंट की रेट भी बढ़ रही है। तो जो कोर्ट अवार्ड देगी उतना ही अवार्ड पे करना पड़ेगा। तो उसको कंपनसेट करने के लिए आईआरडीए पहले हर साल थर्ड पार्टी के रेट को अपवर्ड रिवाइज कर देता था, यानी कि बढ़ा देता था। अभी 2 साल से कांस्टेंट चल रही है। तो थर्ड पार्टी का आपको प्रीमियम निकालना है। मान लिया कि 13 टन की गाड़ी है, अब 13 टन की गाड़ी है तो ये 12,000 से 20,000 वाली कैटेगरी में 35,300 बनती है। ये प्रीमियम एज इट इज ले लेना है। ध्यान में ये रखना है कि गुड्स कैरिंग का जो प्रीमियम थर्ड पार्टी का होता है वो तो उसके जीवीडब्ल्यू पे निकलता है, और पैसेंजर कैरिंग का जो प्रीमियम थर्ड पार्टी का होता है वो उसकी पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी पे निकलता है। दोनों का क्राइटेरिया अलग अलग होगा, क्योंकि पैसेंजर कैरिंग आदमी ढोने के काम आ रहा है, गुड्स कैरिंग सामान ढोने के काम आ रहा है। तो जहाँ गुड्स कैरिंग है उसकी भी कैपेसिटी जीवीडब्ल्यू आरसी में लिखी हुई है, जहाँ पैसेंजर कैरिंग है उसकी भी सीटिंग कैपेसिटी आरसी में लिखी हुई है। वही बेसिस होगा, उसी के बेसिस पर प्रीमियम निकलेगा। यही सिस्टम जीसीसीबी 3 व्हीलर में होगा।
और थ्री व्हीलर का भी ऑन डैमेज चार्ट, क्योंकि थ्री व्हीलर भी कमर्शियल व्हीकल है, उसमें भी ये देखना है आपको कि प्राइवेट यूज़ में आ रहा है या पब्लिक यूज़ में आ रहा है। ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर से उसकी एज भी निकल आएगी। बेसिक प्रीमियम लेकर के आईडीवी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये प्रीमियम चार्ट आपको अवेलेबल कराया जाएगा। अब एक एग्जांपल देख लीजिए प्रीमियम कैलकुलेशन कैसे होगा जीसीसीबी का। फॉर एग्जांपल महिंद्रा एंड महिंद्रा पिकअप है, उसका जीबीडब्ल्यू 3225 है, रजिस्ट्रेशन डेट 1/1/2016, एनसी भी देना है 50%, डिटेल डिस्काउंट देना है 60%, जोन है सी, आईडीवी है 3 लाख। ये डिटेल आपने निकाल के रेडी रख ली, हैंडी कर ली, बिल्कुल आपके हाथ में है। अब प्रीमियम निकालने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? आपने बेसिक ऑन डैमेज देखा प्रीमियम चार्ट में कि 2016 से 24 यानी 7 एंड अबव वाली कैटेगरी में आई, उसका आपने बेसिक उठाया तो 1.77 हो गया, इसको आपने 3 लाख से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका ओडी प्रीमियम आ गया। कंपनी कह रही है 60% डिटेल डिस्काउंट दे दीजिए, इंश्योर कह रहा है मेरा 50% का एनसीबी का एंटाइटलमेंट है वो दी दीजिए, आपका ये ओडी प्रीमियम आ गया। आप थर्ड पार्टी प्रीमियम ले रहे हैं तो थर्ड पार्टी प्रीमियम फिक्स है 16,049। क्यों फिक्स है? क्योंकि उसकी जीबीडब्ल्यू 3,225 कैटेगरी है, तो उसका आपको 750 कम वाली कैटेगरी का प्रीमियम उठा लेना, वह 16,049। कंपलसरी पी ओनर कम ड्राइवर का वो यहाँ भी 315 ही है। सीपीए के बारे में आप कॉन्फिडेंट हो जाइए कि चाहे टू व्हीलर हो या प्राइवेट कार हो या कमर्शियल व्हीकल हो, 315 रुपये ही लगेगा। लायबिलिटी 15 लाख ही होगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। चेंज सिर्फ इतना है कि 3 साल का बंडल पॉलिसी दे रहे हो तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 साल की बंडल पॉलिसी दे रहे हो तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन ये दोनों सिस्टम वहाँ यूज होंगे जहाँ पर कि टू व्हीलर या प्राइवेट कार होगी। कोई जीसीसी भी होगा, पीसीसी भी होगा, तो वहाँ ये भी इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ तो पॉलिसी एनुअल है। लीगल लायबिलिटी टू पे ड्राइवर आपको नहीं लेना है तो नहीं लिया आपने, पीए कवर टू खुली आपको नहीं लेना है तो नहीं लिया। अगर लेना है तो बिल्कुल लीजिए, वही रेट वही रहेगा। अगर लेना है, कस्टमर को चाहिए तो बिल्कुल दीजिए। अब आपने ओडी प्लस टीपी दोनों का टोटल किया, दोनों पर जीएसटी लगाया और प्रीमियम आपका कैलकुलेट हो गया। सेम सिस्टम एप्लीकेबल है। अब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर ऑल रबर, नायलॉन, प्लास्टिक पार्ट्स 50% क्लेम के टाइम पे अप्लाई होता है। फाइबर ग्लास में 30% कटेगा, 70% पे हो जाएगा। लेकिन ग्लास पार्ट पे कुछ भी नहीं कटता है। उसके पीछे लॉजिक क्या है कि गिलास या तो ब्रेक हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ब्रेक होने के बाद तो कुछ बचा ही नहीं, और या वो पूरा सेफ है, वो ग्लास रिपेयर नहीं होगा, रिपेयरेबल है ही नहीं। रिपेयरेबल ये भी नहीं है, फाइबर का पार्ट भी नहीं है, रबर का पार्ट भी नहीं है, प्लास्टिक का पार्ट भी नहीं है। लेकिन इसको जब आप रिप्लेस करेंगे, नया पार्ट देंगे, तो 30% आपने पार्ट काट के दे दिया, यानी 70% आपको कस्टमर को मिल जाएगा। रबर पार्ट पर 50% मिल जाएगा, गिलास पार्ट पर पूरा 100% मिलेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन नहीं लगता। तो ये कस्टमर को बेनिफिट है। दूसरे, ये गाड़ी के साथ कुछ एड ऑन कवर सजेस्ट करती है कंपनी। क्यों करती है? हर कस्टमर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चाहता है जो कि उसकी बेसिक पॉलिसी में कवर नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो चीज़ पॉलिसी में कवर नहीं है, यानी वो एडिशनल है, एक्स्ट्रा है, तो उसको एक्स्ट्रा प्रीमियम लेकर के ही कवर किया जाएगा। तीसरी चीज़, इसको लेना या ना लेना ये कस्टमर की चॉइस पर डिपेंड करता है, ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है।
लेकिन कस्टमर को नहीं पता कि आपके पास एड ऑन कवर कौन कौन से हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। मेरे पास मेरे बैग में क्या क्या सामान है जिसको मैं बेच सकता हूँ, ये तो मुझे पता है ना। जब तक मैं सामने वाले को नहीं बताऊंगा तो वो कैसे खरीदेगा मेरे से। अब मैं उसको कह रहा हूँ मेरे पास कंज्यूमेबल का एड ऑन है, इंजन प्रोटेक्टर का है, जीरो डेप्रिसिएशन का है, रोड साइड असिस्टेंस का है, पर्सनल बिलोंगिंग्स का कवर है, डेली रिएम्बर्समेंट का कवर है, की रिप्लेसमेंट का कवर है, इमरजेंसी ट्रांसपोर्टेशन का कवर है, रिटर्न टू इनवॉइस का कवर है, मल्टी कार बेनिफिट है, रिपेयर ग्लास है। ये सामान मेरे पास एक्स्ट्रा है। इनकी एक्स्ट्रा रिस्क मैं टू व्हीलर प्राइवेट कार, सिर्फ प्राइवेट कार के साथ कवर कर सकता हूँ। ये प्राइवेट कार के एड ऑन। तो प्राइवेट कार का अगर मैं एड ऑन के सहित देता हूँ तो मेरे को भी फ़ायदा है, मेरा प्रीमियम ज़्यादा बढ़ गया, कस्टमर को भी फ़ायदा है, उसकी वो रिस्क कवर हो गई जिसको कि वो चाहता है, जो उसके साथ अक्सर होती है। मान लिया कि जीरो डेप्रिसिएशन चाहता है वो। जीरो डेप्रिसिएशन का मतलब ये है कि नई गाड़ी में 5 साल तक ये दे दिया, तो आपका कोई पार्ट अगर एक्सीडेंट में डैमेज हो गया तो कंपनी कोई भी उसका डेप्रिसिएशन नहीं काटेगी, पार्ट को पार्ट की वैल्यू पर रिप्लेस कर देगी। तो ऐसे एड ऑन कवर हर कस्टमर चाहता है। ए व्हीकल इज एब्सोल्यूट 20% ऑफ लोडिंग शुड बी चार्ज ऑन कंज्यूमेबल्स, ईपी एंड डैम। तो ये जो एड ऑन है आप इनको फोर्स नहीं कर सकते, कस्टमर खुद लेगा पहली चीज़, और जितने भी लेगा उसका वो एक्स्ट्रा पेमेंट पे करेगा। अब इनमें से टू व्हीलर के साथ भी हमारे पास कंज्यूमेबल है, इंजन नंबर है, जीरो डेप भी है, रोड साइड असिस्टेंस भी है। ज़्यादातर प्रेफरेबली कस्टमर रोड साइड असिस्टेंस लेना चाहता है या जीरो डेप लेना चाहता है। पर्सनल बिलोंगिंग कवर भी है, हॉस्पिटल डेली केस है, डेली रिएम्बर्समेंट, रिटर्न टू इनवॉइस, लॉस ऑफ आरसी, एनडीएल, तो इसकी भी एड ऑन कवर बनाया हुआ है। कॉमर्शियल व्हीकल के लिए अगर आप देना चाहते हो तो 3 एड ऑन कवर है, जीरो डेप, रोड साइड असिस्टेंस, ट्रांसपोर्टर्स बेनिफिट। ये सामान हमारे पास ऑलरेडी है। तो ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट कि हम प्रीमियम कैलकुलेट कैसे करेंगे। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पर, और हमारा सेकंड पार्ट ये है कि बाई चांस गाड़ी का लॉस हो जाता है, यानी कि इंश्योरेंस के बाद क्लेम आ जाता है, तो क्लेम के समय तुम्हारा क्या रोल रहेगा। आपको ये तो पता है कि क्लेम आपने तो कोई किसी देना नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कस्टमर तो अपना क्लेम लेगा ही लेगा, गाड़ी उसकी इंजरी हुई है, डैमेज हुई है, पॉलिसी उसने पैकेज पॉलिसी दे रखी है, रिस्क उसकी कवर्ड है, तो कस्टमर तो लेगा ही लेगा। अब आपको सिर्फ उसे गाइड करना होता है, और उसके गाइड करने से कस्टमर के साथ बॉन्डिंग बड़ी अच्छी हो जाती है, और रिन्यूअल के लिए भी आप ही के पास आता है। वो जानता है कि ये इनको आपको इंश्योरेंस आता है, ये हेल्प भी करते हैं क्लेम के टाइम पे, तो इनसे लेनी चाहिए। बाई चांस आपका उस वक्त एटीट्यूड रिलक्टेंट रहा, रुका, आपने रुक दिखाया, तो फिर वो आपके पास रिन्यूअल के लिए आए नहीं आए उसकी मर्जी, क्योंकि जब तक आपके रेकॉर्ड सही नहीं होंगे तब तक बॉन्डिंग स्टॉप नहीं होगी। तो क्लेम के टाइम पे आपको क्या एडवाइस करना है कि भाई देखिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, डीएल की कॉपी, ये तो तैयार रखिए। ये तो गाड़ी के साथ, इसके बिना तो चला भी नहीं सकते। अगर गाड़ी की चोरी हुई है या कोई एक्सीडेंट में किसी को चोट आई है तो FIR भी दर्ज करा दीजिए तुरंत। नहीं हुआ तो आप एस्टीमेट ऑफ रिपेयर बनवाइए जहाँ आपको रिपेयर करना है। अपनी गाड़ी के फिटनेस सर्टिफिकेट, रूट परमिट, कमर्शियल व्हीकल है तो तैयार रखिए। आग लगी है तो फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट भी चाहिएगी। बस ये डॉक्यूमेंट तैयार रखिए। इंश्योरेंस कंपनी को सिर्फ आप इंटीमेट कीजिए, और इंटीमेट करने के लिए ये तरीके हैं। आप ये क्लेम इंटीमेशन इस मेल ID पे डाल दीजिए। ये 2 टोल फ्री नंबर हैं, दोनों में से किसी पर भी आप इंटीमेशन करेंगे, इंश्योर का 1 पैसे का भी चार्ज नहीं लगेगा। और इनके वर्किंग आवर्स देखिए, 7 days इन वीक, 4 AM to midnight 12 AM।
दोनों की 7 डेज इन वीक, यानी कि संडे को भी खुले हैं। टोल फ्री पे क्लेम रजिस्टर हो जाएगा, वेबसाइट पर भी इंटीमेट हो जाएगा, फ़ोन से भी इंटीमेट कर सकते हो कंसर्निंग ऑफिस को, अगर वर्किंग आवर्स हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कस्टमर हेल्प डेस्क क्लेम रजिस्टर करने में हेल्प करेगा। पॉलिसी जैसे ही चेक की उन्होंने और ये देखा कि हाँ रिस्क कवर्ड है, तो ये सिस्टम शुरू हो जाएगा। अब ये सिस्टम क्या है देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए कि जैसे एक्सीडेंट हुआ कस्टमर का, उसका पहला काम है क्लेम इंटीमेशन। क्लेम इंटीमेशन उसने दी, कस्टमर हेल्प डेस्क पर क्लेम इंटीमेशन आ गई, क्लेम नोटिफाइड हो गया, तो सबसे पहले क्लेम रजिस्टर हो जाएगा। अब हमारा क्लेम का सिस्टम सारा सेंट्रलाइज है, सपोर्ट ऑफिस में रजिस्टर्ड होते ही सर्वेयर को इंटीमेशन दी जाएगी और सर्वेयर अपॉइंट किया जाएगा। सर्वेयर को इंटीमेशन मिलते ही सर्वेयर तुरंत, अगर स्पॉट सर्वे करना है तो स्पॉट पर पहुंचेगा, गैरेज में गाड़ी शिफ्ट कर दी गई है तो गैरेज में पहुंच जाएगा, वहाँ गाड़ी को फिजिकली देखेगा, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा। गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, कमर्शियल व्हीकल है तो फिटनेस सर्टिफिकेट, रूट परमिट, अगर थर्ड पार्टी एक्शन भी हुआ तो FIR, आग लगी है तो फायर ब्रिगेड रिपोर्ट। ये कहाँ होगा, जहाँ चोरी नहीं हुई, गाड़ी एक्सीडेंट हुआ। चोरी हो गई है तो गाड़ी फिजिकल वेरिफिकेशन का मतलब ही नहीं, क्योंकि गाड़ी अवेलेबल ही नहीं। चोरी की रिस्क भी इसमें कवर्ड है, पैकेज पॉलिसी में चोरी की रिस्क भी कवर्ड है। अब ये डॉक्यूमेंट्स उसने देखे, उनके वैलिडेट करेगा वो, कौन सा सही है कौन सा गलत है। क्योंकि मान लिया आपने ड्राइविंग लाइसेंस तो दे दिया और ड्राइविंग लाइसेंस 5 दिन पहले ही एक्सपायर हो चुका है, तो वो तो एज गुड एज नो, दैट इज ऑफ नो यूज। इफ द लाइसेंस इज नॉट वैलिड ऑन द डेट ऑफ एक्सीडेंट, दिस इज नॉट एन इफेक्टिव ड्राइविंग लाइसेंस, तो उसका कोई यूज ही नहीं रहा, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम ही नहीं देगी उसके। आप ये कहेंगे कि साहब मैं 5 दिन में कोई गाड़ी चलाना थोड़ी भूल गया, ड्राइविंग लाइसेंस से तो गाड़ी चलाना तो मेरे पास आता ही है। नो, डॉक्यूमेंट चाहिए, आप गाड़ी चलाने के लिए ऑथराइज हैं कि नहीं, इसका वैलिड डॉक्यूमेंट चाहिए, और वो है ड्राइविंग लाइसेंस। और जिस कैटेगरी का आप व्हीकल चला रहे हैं उसी कैटेगरी का ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। आप ये भी नहीं कह सकते कि मेरे पास प्राइवेट कार का है, चला मैं एक्सीडेंट मेरी बाइक का हुआ है, प्राइवेट कार का भी रियल उसके लिए वैलिड नहीं है, टू व्हीलर का ही चाहिए। अच्छे वैलिडेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स जरूरी है। सारे डॉक्यूमेंट वैलिड हो गए, लॉस इंस्पेक्शन हो गया। अब सर्वेयर का टिपिकल रोल आता है, क्योंकि सर्वेयर इज ए क्वालिफाइड, लर्नेड, लाइसेंस्ड एंड एक्सपर्ट पर्सन। उसके पास उसकी क्वालिफिकेशन है जिसके बेसिस पर उसने एक्सपर्टीज हासिल की है, जिसकी वजह से उसको लाइसेंस मिला है। तो जो उसका काम है वो करता है। उसका काम क्या है, लॉस असेसमेंट, फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया गाड़ी का, डॉक्यूमेंटेशन का वैलिडेशन हो गया, फिर वो लॉस असेसमेंट पर आएगा। ये दोनों काम पहले उसने इसलिए किए कि अगर मान लिया डॉक्यूमेंट ही वैलिड नहीं है तो उसे लॉस असेस करने की जरूरत नहीं है, या अगर एक्सीडेंट ही वैलिड नहीं है तो भी वो अपनी रिपोर्ट में क्या लिखेगा कि फेक है। तो लॉस असेसमेंट वो बाद में करेगा, पहले ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेगा, फिजिकल वेरिफिकेशन कर लेगा, फिर लॉस असेसमेंट पर आएगा। लॉस असेसमेंट करते ही गाड़ी के लिए वो अलाउ कर देगा कि अब आप अपनी गाड़ी को रिपेयर पे शुरू करा दीजिए। जैसे गाड़ी रिपेयर शुरू कराई तो जो पार्ट्स उसमें रिप्लेस हुए हैं उन पार्ट्स का रिप्लेसमेंट हो जाएगा, उसको वो री इंस्पेक्शन भी कर सकता है। फिर रिपोर्ट बनाएगा, रिपोर्ट इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट कर देगा, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम प्रोसेस स्टार्ट कर देगी। तुरंत क्लेम प्रोसेस में क्वालिटी चेक करेगी, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन, कोई भी चीज़ गलत तो नहीं है, सब कुछ सही है तो अप्रूव हो जाएगा। अप्रूव होते ही क्लेम अमाउंट सेटल हो जाएगा, और सेटल होते ही कस्टमर के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट अमाउंट चला जाएगा, पेमेंट हो जाएगा। अब इसमें 2 तरीके से क्लेम सेटल होते हैं, एक होता है कैशलेस, दूसरा होता है रिइंबर्समेंट बेसिस। कैशलेस का मतलब है जहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी का गैराज से टाई अप है, SGI का जैसे टाइप है वहाँ कैशलेस हो जाएगा, वहाँ डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए, सर्वे गैराज पर ही हो जाएगा, और सर्वेयर
ने जितना रिकमेंड किया है उतना अमाउंट पॉलिसी डायरेक्शन काट करके डायरेक्ट वर्कशॉप को पे हो जाएगा। इसका मतलब कस्टमर को सिर्फ उतना अमाउंट बियर करना है जो कि पॉलिसी डायरेक्शन से आया है। ये तो कैशलेस का तरीका है। अगर कैशलेस फैसिलिटी नहीं है, जैसे मान लिया कॉमर्शियल व्हीकल से ज़्यादा टाई अप नहीं है, तो प्रोसीजर वही रहेगा। इंटीमेशन टू SGI, व्हीकल सर्वे एट गैराज, अप्रूवल फॉर रिपेयर्स, इंस्पेक्शन, री इंस्पेक्शन, इन्फॉर्म इंश्योर फॉर फाइनल बिल और सबमिशंस, क्लेम प्रोसेसिंग, क्लेम सेटलमेंट और पेमेंट। So under cashless amount directly paid to dealer or garage, under reimbursement system amount paid to the issued account। अब ये डॉक्यूमेंट जो है, परमिट है, फिटनेस है, ये सब प्रॉपर होना चाहिए। जब ये प्रॉपर है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपका क्लेम सेटल हो जाएगा। अब आपको कोई सवाल पूछना तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? It's okay with all? देखिए क्या होता है, आप सभी की गाइडेंस के लिए मैं बता दूं कि थ्योरेटिकल पढ़ना कंसेप्ट क्लियर करना होता है। यानी आपने थ्योरेटिकली सारी चीज़ों का कंसेप्ट क्लियर कर लिया। अब आपकी प्रैक्टिस में कब आएगा? जब आप ये रेटिंग खुद निकालेंगे, क्लेम के टाइम पे किसी को हेल्प करेंगे या क्लेम की गाइडेंस देंगे, तो वो आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो उसके लिए आपको कंसेप्ट आपके क्लियर हो चुके हैं, बेसिक आपको डिटेल जो मिल रही है, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं, जो प्रीमियम चार्ट मिल रहे हैं, उन चार्ट्स को एक बार पढ़िए, समझिए। क्योंकि मेथड तो मैंने आपको बता दिया। आप ऐसा नहीं हो सकता कि GCCB के लिए PCCB का रेट उठा लें या प्राइवेट कार के लिए आप कैब का रेट उठा लें, तो आपकी सारी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। तो एग्जैक्टली पहले तो आपको कौन सा प्रीमियम चार्ट यूज़ करना है, फिर उसमें से कैसे रेट पिकअप करना है, फिर आपको जो इन्फॉर्मेशन डेट के लिए आपने रेटिंग के लिए आपने निकाली है उसको कैसे अप्लाई करना है, और फिर उसी सिस्टम से प्रीमियम को कैलकुलेशन करना है। क्योंकि आपका गलत किया हुआ प्रीमियम कैलकुलेशन जब कंपनी में जाएगा, कंपनी का अंडरराइटर उसको अंडरराइट करेगा, वहाँ उसने पॉइंट आउट कर दिया, तो फिर आपको या तो प्लस करना है अमाउंट, अगर ज़्यादा लिया है तो उसको वापस करना पड़ेगा, कम लिया है तो आपसे और उसको कस्टमर से रिकवर करना पड़ेगा। तो वहाँ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। और क्योंकि हो सकता है अगर आपने थोड़ा सा भी कम लिया हो, मान लिया 50 रुपये कम लिया है, तो उसने टेबल पर रोक दिया कि 50 रुपये कम है प्रीमियम, पहले उसको प्रीमियम को लीजिए। अब वो प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हैं या उसने शॉर्ट प्रीमियम लिख दिया उस पर, तो वो कॉम्प्लेक्सिटी आपके पार्ट पे भी गलत हो जाएगी। कस्टमर कहीं भी डिफॉल्टर नहीं है, कस्टमर बिल्कुल सही है, उसकी रिस्क आज से ही कवर होगी क्योंकि उसने प्रीमियम आपको दे दिया। आपको ध्यान रखना है कि आपकी कैलकुलेशन सही हो। उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको चार्ट देख करके करनी होगी। हालांकि आप लोगों ने स्टार्ट कर ही दिया, आपको मोटर का इंश्योरेंस प्रीमियम निकालना आता है, आप काफ़ी लोग कर भी रहे होंगे उसमें, लेकिन अब आपको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिस दोनों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है।